नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। एक के बाद एक चुनाव आयोग को झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग घुटनों पर आता हुआ नजर आ रहा है और अभी लग रहा है कि अपनी ही चोरी के सबूत जो हैं खुद चुनाव आयोग पेश करने जा रहा है, क्योंकि उसकी चोरी इतनी बड़ी हो गई है, या चोरी नहीं इसको डकैती कहा जाए, इतनी बड़ी हो गई है कि अब उसको छिपाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि एक के बाद एक जिस तरह से वो अपनी गलतियों को मानता हुआ नजर आ रहा है, चाहे इपिक नंबर की डुप्लीकेसी की बात हो, या फिर अब आधार कार्ड और जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आपस में लिंक करने की बात हो, और ताजा मामला सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से बूथ वाइज, यानी कि हर बूथ का जो वोटिंग परसेंटेज है उसको जारी करने के लिए जो याचिकाएं दायर की गई थी एडीआर की तरफ से और सांसद जो है टीएमसी के महुआ मोइत्रा की तरफ से, जिसको लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई में ये कहा गया है अब चुनाव आयोग इसके लिए अब तैयार हो गया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि वो विचार करने के लिए तैयार है कि जो बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज है वो अब वो प्रोवाइड कर सकता है, और इसके लिए 10 दिनों का वक्त मांगा गया है। याचिकाकर्ता जो है वो चुनाव आयोग से अब मुलाकात करेंगे, अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद अगली सुनवाई में ये पता चलेगा कि चुनाव आयोग जो बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज है उसको जारी करेगा या नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है। आप इसे इस तरह से समझिए कि कैसे ईवीएम, इसके अलावा बोगस वोटिंग वोटर्स जो बढ़ाना है और जो वोटर्स हैं उनको लिस्ट से काटना है, और वोटिंग परसेंटेज, इस सब के जरिए ही तो पूरा चुनावी घोटाला किया जा रहा था। और अब एक एक करके पड़ते खुलती जा रही हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि घुटनों पे जो चुनाव आयोग आ गया है, और अब जिस तरह से उसकी चोरी इतनी बड़ी हो गई, डकैती इतनी बड़ी हो गई कि उससे छिपाई नहीं छुप रही है, तो वो अब अपनी ही बातों से पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि यही बात जब पिछले चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के सामने रखी गई थी कि बूथ वाइज वोटिंग परसेंटेज जो है वो जारी की जाए, वेबसाइट पर जारी की जाए, तो उन्होंने इसको लेकर तमाम तरह के कुतर्क दिए थे और ये कहा था कि ये मुमकिन ही नहीं है। अब वही चुनाव आयोग है, अब नए चुनाव आयुक्त हैं, और उन्होंने कहा है कि वो इस पर विचार करने के लिए तैयार हैं। आपने देखा होगा महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा, तमाम जगहों पर जो वोटिंग परसेंटेज है, और लोकसभा चुनाव में भी वो किस तरह से रातों रात बढ़ा दी गई। 10-10% तक जो वोटिंग परसेंटेज है उसको बढ़ाया गया, और इसी में ही सारा खेल किया गया। और जो जो एक्स चुनाव आयुक्त रहे हैं एसवाई कुरैशी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने कहा था कि 1-2% माना जा सकता है कि 5 बजे के बाद या 6 बजे के बाद जहां लाइनों में लोग लगे हुए हैं, वो जब उनका फाइनल डेटा आए तो 1-2% हो सकता है कि उसमें बढ़ा हो, लेकिन 5-7 अगर 10% बढ़ा हो, 2 दिन के बाद जो है वो वोटिंग परसेंटेज आया, और उसमें से वोटिंग परसेंटेज बताई जा रही है, उसमें एग्जैक्ट नंबर जो हैं वो नहीं बताए जा रहे हैं। यहीं पर पूरा घोटाला हो रहा है, और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट से लगातार मोदी सरकार को तमाचे लगते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि आप इसे समझिए, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि चुनाव आयोग और जो मोदी सरकार है वो दोनों एक तरह से एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उनका ये कहना है कि ये दोनों चुनाव आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी के तौर पर काम करती हुई नजर आ रही है, और ये आपसी मिली भगत है। यही वजह है कि चाहे हरियाणा हो, जहां पर बिल्कुल ये लग रहा था कि सरकार किसी भी कीमत पर बीजेपी की नहीं बननी थी, वहां सरकार बनी। महाराष्ट्र में तो आप ये देखिए कि ऐसा लग रहा था कि वहां पर बीजेपी की सुनामी थी, और इस तरह के नतीजे सामने आए, और लोकसभा का चुनाव भी आपने देखा उसके जो नतीजे आए। अब एक एक करके जो है वो पोल खुलती हुई नजर आ रही है, और सुप्रीम कोर्ट में अब चुनाव आयोग एक तरह से घुटने टेकता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा मामला है मणिपुर से जुड़ा हुआ। आपको ये पता ही है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो 3-3 घंटे के जो है वो पॉडकास्ट देते हैं, अमेरिका जाते हैं, वो दूसरे देशों का दौरा करते हैं, वो देश के भी अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, जहां जहां मोदी मोदी के नारे लगे, जहां जहां उन्हें वाहवाही लूटनी हो, जहां वो एक तरफा संवाद करें, और जहां उन्हें किसी तरह की मुश्किल का सामना ना करना पड़े, हर वो उस जगह पर जाने के लिए वो तैयार रहते हैं, क्योंकि इवेंट की उन्हें आदत पड़ गई है। इवेंट के अलावा उनकी जिंदगी आगे चल ही नहीं पाती है। या तो चुनावी मोड में वो हमेशा रहते हैं, या फिर वो उनको इवेंट दे दीजिए जहां उनकी नारेबाजी लगती हुई नजर आए। लेकिन मणिपुर एक ऐसी जगह है
3 मई 2023 ये वो तारीख है जब पहली बार हिंसा भड़की थी मणिपुर में, और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है। पार्लियामेंट में वो बड़ी बड़ी बातें आकर करते हैं, 2-2 घंटे के वो भाषण देते हैं, नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक की बातें करते हैं, अपनी वाहवाही लुटवाते हैं, वो कुंभ की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात नहीं करते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में भी हम कह सकते हैं कि एक तरह से आईना उनको दिखाया गया है। 6 जजेस जो हैं अब 22 तारीख को मणिपुर जा रहे हैं, और मणिपुर जाकर वो वहां पर राहत शिविर जो है उनका जायजा लेंगे, मानवीय और कानून सहायता किस तरह से प्रदान की जाए वहां के लोगों को, इसका भी जायजा लिया जाएगा, वहां के लोगों से बात की जाएगी। राहत शिविरों में जाकर ये 6 जजेस की बेंच जो है वो वहां पर बात करेगी। इसको लेकर कांग्रेस ने भी करारा प्रहार किया है, कटाक्ष किया है और कहा है कि सब जगह जाने का वक्त है नरेंद्र मोदी को, लेकिन मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। पड़ोसी राज्य आसाम तक वो चले जाते हैं, और अब तो अगले साल वहां पर इलेक्शन है, तो आप देखिएगा कितने दौरे वहां के करेंगे, लेकिन इलेक्शन के दौरान भी वहां पर वो नहीं गए थे। और जब इतना प्रेशर विपक्ष का हुआ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, तब जाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। और अब विपक्ष ये कह रहा है, कांग्रेस ये कह रहा है कि मणिपुर भी इसी देश का हिस्सा है, वो कोई पड़ोसी राज्य का हिस्सा नहीं है जहां नरेंद्र मोदी जाने से कतराते हैं। तो ये तमाम सवाल हैं जो मुंह बाहे खड़े हैं, जिस पर नरेंद्र मोदी सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि आपको औरंगजेब में अटकाया और फंसाया जा रहा है। कभी औरंगजेब तो कभी बाबर तो कभी किसी और मुगल शासक का नाम ले आया जाएगा, लेकिन बात ब्रिटिश राज की नहीं की जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर जो हिंदू मुस्लिम का उनका जो एजेंडा है वो फेल हो जाएगा। और अब आप ये देखिए कि नागपुर में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, और अब इसको लेकर भी किस तरह की सियासत की जा रही है। अभी भी जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, लग रहा है कि नागपुर होने से किसी तरह की तसल्ली जो है उनको नहीं मिली है। इस सबके बीच जो एक और महत्वपूर्ण खबर है जो आपको बताना जरूरी है कि 30 तारीख को नरेंद्र मोदी नागपुर जाने वाले हैं। बताया जा रहा है कि नागपुर जो संघ का हेडक्वार्टर है वहां पर जाएंगे, मोहन भागवत से उनकी मुलाकात होने जा रही है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपने रिटायरमेंट को लेकर वो वहां पर बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। संघ के आगे नरेंद्र मोदी झुक गए हैं, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब आरएसएस की उन्हें इतनी जरूरत नहीं है, अब वो व्यस्क हो चले हैं और अब उनको इस तरह की जरूरत नहीं है। तो आखिर अब पहले वो पॉडकास्ट में तारीफ करते हैं आरएसएस की, और अब वो 2014 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो नागपुर जाएंगे, हेडक्वार्टर जाएंगे, और वहां पर जाकर मोहन भागवत से उनकी मुलाकात भी होनी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे, इन तमाम खबरों पर। सीधे अपने मेहमानों के पास में जाऊंगी, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। आप 2 खास मेहमान फिलहाल देख सकते हैं। मेरे साथ केपी मलिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। केपी मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और मेरे साथ रविंद्र शिरोन जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खासतौर पर चुनाव आयोग और इन सब पर वो पैनी नजर रखते हैं। और मेरे साथ जाने माने पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी भी जुड़ गए हैं। ओमकारेश्वर जी, आपका भी स्वागत। मलिक जी, आपका भी स्वागत, और रविंद्र जी, आपका भी स्वागत। रविंद्र जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपके सिग्नल्स अगर ठीक है, मुझे लग रहा है आप रास्ते में हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये कहा गया है कि अब आपको बूथवार आंकड़े देने होंगे, क्या हम ये कहें कि चुनाव आयोग घुटनों पर आ गया है? क्या हम ये कहें कि अपनी ही चोरी के सबूत अब चुनाव आयोग को देने होंगे? जिस बात की को लेकर आनाकानी राजीव कुमार कर रहे थे, अब ज्ञानेश कुमार को ये लग गया है कि चोरी और डकैती इतनी बड़ी है कि अब उसको छिपाया नहीं जा सकता है। तो अब चाहे एपिक नंबर की बात हो, आधार से कनेक्ट करने की बात हो, या बूथवार आंकड़े देने की बात हो, वो सब कुछ करना होगा उन्हें। जी नमस्कार। बिल्कुल बुशरा जी, ये बेहद महत्वपूर्ण है और हिंदुस्तान के चुनावी इतिहास का एक माइलस्टोन आप इसको मान के चलिए, क्योंकि इतने लंबे समय से भारत का जो पूरा इलेक्शन सिस्टम है उस पर इतने सवाल जो उठे हैं राजीव कुमार के सरपरस्ती में जब ये चुनाव आयोग काम कर रहा था, उतने आज तक के इतिहास में शायद कभी नहीं उठे। पूरे जो 75 बरस का हिंदुस्तान के चुनाव आयोग का इतिहास है, इतने सवालात कभी भी नहीं उठे जितने इस बार उठे हैं। तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने अगर ये बात कही है कि वो लोग एग्री करते हैं और वो चुनाव का सारा ब्यौरा, और वो ब्यौरा भी हर बूथ का, और ये वो बात है जो चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पहले रिफ्यूज कर चुके हैं।
उन्होंने बार बार ये बात कही थी कि अगर हम लोग ये कर पाएंगे ऐसा संभव नहीं है। कारण उसका यही बताया था कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। अब बताइए, कंफ्यूजन की क्रिएट होने के डर से क्या हिंदुस्तान की लोकशाही का सबसे अहम जो मंजर है वो इलेक्शन है, चुनाव है, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा? खैर, ये दो जो इंपॉर्टेंट पेटिशंस थी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, उन पर आज ये सुनवाई थी और उसमें ये अहम फैसला जो है वो आया है चुनाव आयोग की तरफ से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए, यही डिमांड दोनों जो पिटिशनर थे, एडीआर एक पिटिशनर इसमें है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और दूसरा जो पिटिशनर महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्य हैं, फायर ब्रांड नेता हैं तृणमूल कांग्रेस की, इन दोनों के पिटिशन में यही मांग की गई थी, जिसको आज इलेक्शन कमीशन ने एग्री किया है। और अब वो इस तमाम उन चीजों को शेयर करने के लिए तैयार है। साथ ही साथ जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है कि जो आदेश दिया गया है कोर्ट की तरफ से कि 10 दिन के भीतर चुनाव आयोग इनसे मिले और उसके बाद इस पर जो भी अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, रिप्रेजेंटेशन जो भी देनी है दोनों याचिकाकर्ताओं को, वो चुनाव आयोग के साथ बैठे, उनसे बातचीत करे और इसका कोई जो नतीजा निकलना है वो निकाले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, क्योंकि तमाम जो आंकड़े इलेक्शन के बाद हम लोगों ने देखे घटते हुए, बढ़ते हुए, जो इश्यूज क्रिएट हुए एपिक से लेके और जितने भी हमने ईवीएम के जो इश्यूज आए हैं हमारे सामने, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी जो इलेक्शन के इश्यूज रेज किए, उन पर इलेक्शन कमीशन का इस तरीके से यू टर्न लेना, राजीव कुमार ने जिस तरह से चुनाव के धांधली को एक किस्म से लेजिटिमाइज किया था, उस पर ज्ञानेश कुमार कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपनी राय अलग करते हुए दिख रहे हैं। और ये तमाम इश्यूज पर वो आज डिस्कस करने के लिए जो रेडी हुए हैं, उससे थोड़ा सा तो फायदा जनता को कम से कम ये तो होगा कि बूथ वाइज उनको डेटा उसका हासिल हो जाएगा और ये बात पता लगेगी कि जो बार बार ये जो वोट बढ़ता रहता था, 2 दिन, 3 दिन, 4-4, 10-10 दिन तक वोट बढ़ा, लोकसभा चुनाव के जो पहला फेज, दूसरा फेज था, उसमें तो 10-15 दिन तक वोट बढ़ा है, तो वो आखिर कैसे बढ़ा और इसका बढ़ने का कारण क्या था और उससे कितना ज्यादा असर पड़ा चुनाव के पूरे इस नतीजों पर। हरियाणा का इलेक्शन में भी बार बार ये इशू उठा और यही इशू महाराष्ट्र के चुनाव में भी उठा। अब इस बात का भी हमको अंदाजा लगेगा कि जो 7-7 हजार लोगों के वोट बने थे एक एड्रेस से, उस एड्रेस पे कितने लोगों ने वोट डाला है और वो बूथ जो है वो उस बूथ पे कितने ज्यादा वोट मिले हैं किस पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये तमाम चीजें उससे जाहिर होंगी। और क्या वोट वाकई में बढ़े हैं या फिर ये जो हम लोग बार बार बात करते हैं ये सब गलत है और भारत का इलेक्शन कमीशन जो है वो बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है, ये तमाम चीजें एक बार इससे क्लियर होंगी। और इलेक्शन कमीशन को इस तरीके से घुटनों पे लेके आना, इसमें ज्ञानेश कुमार का कोई बहुत बड़ा योगदान हो ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग और सिविल सोसाइटी, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज ने जिस तरीके से दबाव बनाया है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इलेक्शन कमीशन पर, उसके बाद मुझे लगता है अब इसका कोई रास्ता बचा नहीं था। हालांकि इस पिटीशन में भी जो एएसजी हैं सरकार की तरफ से, मनिंदर सिंह, उन्होंने इस बात के लिए पूरी कोशिश की कि इस बार भी सरकार को उस पर कुछ जवाब ना देना पड़े या फिर इसको टाला जाए, ताकि सरकार या चुनाव आयोग जो है वो उस पर किसी तरह का अपने आप को बचाने में कामयाब हो और अगली हियरिंग देखिए जुलाई में है, जुलाई तक आप इसको टाल सकें। लेकिन इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुझे लगता है जिस तरह का माहौल माउंट अप हो गया है पूरे देश में, उसको लेकर शायद आज जो सुप्रीम कोर्ट का रुख था वो इस तरीके का रहा है और उसके बाद ये अहम जो है आज आदेश दिया गया है। और देखिए ये दूरगामी परिणाम होंगे इसके, बुशरा जी, ये कोई साधारण आदेश नहीं है, क्योंकि बूथ वाइज डेटा का मतलब है कि एक तो अपनी कही हुई बात से बैक ट्रैक करना इलेक्शन कमीशन का। अब इस तरह से एक बात से जो बैक ट्रैक किया है, तो बार बार जो इश्यूज रेज किए हैं उन तमाम इश्यूज पर अब लोग बहुत कड़ी पैनी नजर से देखेंगे कि क्या ये दूसरी जो उन्होंने बात की थी राजीव कुमार ने, चाहे वो ईवीएम से जुड़ी बात हो, चाहे वो वोटिंग परसेंटेज का टर्नआउट जो थे 6 दिन तक, 7-7 दिन तक बढ़ता था, वो बातें हो, वो तमाम बातों को अब एक एक करके उस पर निगरानी की जाएगी। और ज्ञानेश कुमार जो है, उन्होंने अगर इस बात को एक्सेप्ट किया है तो अब सवाल बार बार ये उठेंगे कि राजीव कुमार आखिर इस तरह का जो इलेक्शन कमिश्नर था, उसने इस तरह के बयानबाजी जो की और उसके बाद चुनाव के नतीजे बिल्कुल निष्पक्ष दिख नहीं रहे, चाहे निष्पक्ष हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं कि निष्पक्ष नतीजे आए हैं, तो ऐसे में उनके द्वारा किए गए चुनावों पर जो लोगों का पहले ही भरोसा कम था, उस भरोसे में और ज्यादा
सेंध लगेगी और इलेक्शन का पूरे प्रोसेस पर मुझे लगता है एक नए सिरे से डिबेट शुरू होने की भी संभावना बुशरा जी इसमें है। जी जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही है रविंद्र जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। और मैं आपको फ्री करती हूँ। मुझे मालूम है आप रास्ते में हैं। थैंक यू और थैंक यू। मैं अब आऊँगी जी ओम जी जी, जी। ओमकारेश्वर जी आपके पास मैं आऊँगी। ओमकारेश्वर जी, क्या आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी ये चुनावी धांधली इतनी बड़ी हो गई थी, ये चोरी इतनी बड़ी हो गई थी कि अब उसे छिपाना मुश्किल हो गया था, और इसीलिए ये तमाम चीज़ें एक के बाद एक चुनाव आयोग करता हुआ नज़र आ रहा है? और फिर सवाल ये कि अगर मान लीजिए कि ये सिद्ध हो जाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज आपने जारी किया और जो बूथ वाइज उसको अब जारी करना है, उसमें अगर फर्क आता है, इपिक नंबर को लेकर वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो जो अब तक चुनाव हुए और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई, तो फिर उसका जवाबदेह कौन होगा? और साथ साथ मणिपुर को लेकर भी मैं, ये 6 जजेस का जो प्रतिनिधि मंडल अब जा रहा है, क्या ये नरेंद्र मोदी सरकार के चेहरे पर ये तमाचा नहीं है? मणिपुर से शुरू करते हैं। 6 जजेस का, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मणिपुर का दौरा तय करना अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। अगर वो जमीन पर जाएंगे तो वहां उनको जमीन पर हालात मालूम होंगे और उनको सच्चाई भी मालूम हो जाएगी कि क्या हुआ है एक्चुअली, कि जहां प्रधानमंत्री जाने से लगातार बच रहे हैं, जहां लगातार अपने मुख्यमंत्री को उन्होंने बचाने की लगातार कोशिश की, उस मुख्यमंत्री पर आरोप लगते रहे, उनके ऑडियो क्लिप वायरल होते रहे, उनके बारे में तमाम तरह के आरोप लगे और उन्होंने जो कुछ भी किया मणिपुर में, वो इससे पहले कभी नहीं देखा गया। मणिपुर वास्तव में 2 भागों में बांट दिया गया है। आज की तारीख में भी, आज भी हमने देखा है कि वहां कुछ जो ट्राइबल लीडर्स हैं, कुछ चर्च लीडर्स हैं, उन लोगों ने अपील जारी की है, शांति की अपील, कि किसी तरह शांति बरकरार रखी जाए। पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां पर कहा कि भाई हाईवेज को खोल दिया जाए, और उस हाईवे पे खोलने के लिए जो बसें चलाई गई उसमें सिविलियंस तो डर के मारे नहीं गए, पुलिस फोर्सेस के ही लोग, पैरामिलिट्री फोर्सेस के ही लोग बसों में भर के गए और पूरे हाईवे पे इतनी बुरी तरह पत्थरबाजी और तमाम तरह से ऑब्स्टेकल लगाए गए कि मतलब ये सोचना मुश्किल है कि किस तरह से एक स्टेट को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। आज कुकी एरियाज के लोग जो हैं वो इम्फाल वैली से होके दिल्ली कलकत्ता नहीं आते, वो पीछे पीछे पहाड़ों से होते हुए मिजोरम जाते हैं, फिर वहां से या फिर उधर से कहीं नॉर्थ बंगाल, ये जो असम का इलाका है, वहां से होते हुए किसी तरह आते हैं और फिर दिल्ली की तरफ आते हैं या कोई और आते हैं। उसी तरह से इम्फाल वैली के लोग वहां नहीं जा सकते। वहाँ जो जनरल एमिनिटीज हैं, नागरिकों की सुविधाओं का बुरा हाल है, शिक्षा तो लगभग समाप्त है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है, खाने-पीने की समस्याओं का, पेट्रोल का, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि एक युद्ध भूमि में 2 साल से हमारा एक राज्य मणिपुर जो है वो भुगत रहा है। और वहां पर जी, मनमाने तरीके से, जिस तरीके से आज जयराम रमेश कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। वो सारे सवाल वाजिब हैं कि किस तरह से आपने इनको बनाए रखा। बीरेन सिंह को क्यों बना, अगर दूसरे किसी राज्य में इस तरह से फेल्योर होता शासन का, तो वहां के मुख्यमंत्री तुरंत हटाए जा सकते थे, उनपे तमाम, अगर बीजेपी के अलावा किसी और पार्टी का होता तो बीजेपी ने सिर्फ मणिपुर नहीं पूरे देश में हंगामा मचा दिया होता। लेकिन आप सोचिए कि वो किस तरह खामोश हैं, अपने मुख्यमंत्री को बचा रहे हैं, उस पर आरोप लग रहे हैं। वहां एक एनजीओ, एक छोटा सा संगठन बना आरामबाई टेंगोल के नाम से। ये अभी हाल में उससे हथियारों का समर्पण राज्य सरकार ने करवाया है, जो नए गवर्नर गए हैं उन्होंने करवाया है। सैकड़ों की संख्या में उसने हथियार जो है वो समर्पण किए, सरेंडर किए। लेकिन कहते हैं कि हजारों के पास, उसके पास और भी हथियार हैं। ये हथियार कहां से आए? ये हथियार वहां की आर्मरी से लूटे गए, स्टेट पुलिस के आर्मरी से लूटे गए, और आप सिंपली उसको कह रहे हो कि सरेंडर कर दो। आपने एक भी आरामबाई टेंगुल के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की? अगर उसने राष्ट्र विरोधी काम किया है, राज्य विरोधी काम किया है, तो पहले उस पर एक्शन होना चाहिए था। लेकिन एक्शन नहीं हुआ और नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें जी, सत्ता में बैठे लोगों का ही उसको संरक्षण प्राप्त था। उन्हीं लोगों ने उसको, जब आप ऐसी कार्रवाइयां करेंगे, और ये कोई छोटा मोटा संगठन नहीं, मैं यूं ही नाम नहीं ले रहा, इस संगठन की जी, ताकत इतनी थी कि उसने मणिपुर के सारे विधायकों को,
सारे सांसदों को, जिसमें इंक्लूडिंग मोदी सरकार के कैबिनेट में मिनिस्टर जो एमओएस थे, उन तक की भी परेड करा दी खुलेआम, और सबसे लिखवाया कि तुम लिखो ये शपथ पत्र भर के और दो। ये ताकत कौन दे रहा है? ये जाहिर है कि स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये जाहिर है कि आपके पॉलिटिकल लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट है। उस पे कार्रवाई न करके वहां की राज्यपाल, जो एक ट्राइबल लीडर थी, उन्होंने खुद जब वहां की पीड़ा बयान की, उनके आंख से आंसू छलक आए, तो उनको वहां से हटा दिया गया। और करीब 6 महीने तक स्टेट जो है वो बिना रेगुलर गवर्नर के रहा। एडिशनल चार्ज में असम के गवर्नर को चार्ज दिया गया। अब जाके एक गवर्नर को दिया गया है, तो वो भी ब्यूरोक्रेट है, फॉर्मर होम सेक्रेटरी रहे हैं। मतलब एक ब्यूरोक्रेसी का हैंड वहां पर है, पॉलिटिकल हैंड नहीं है जो इन चीजों को समझ सके। तो मणिपुर एक बहुत गंभीर मसला है। सैकड़ों लोग जी मारे जा चुके हैं, समाज दो भागों में बंट गया है। वहां पर अगर सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम कोर्ट की टीम जाती है, वहां 6 जजों की जो एक वो जाती है, तो मुझे लगता है कि कुछ तो वो दर्द महसूस करेंगे, और वहां से वापस लौटेंगे तो अब देश को बताएंगे, या उसका निराकरण भी वो कर सकते हैं। बातें दूसरी जी बात, जो कुछ भी सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग के मसले पे किया है, मैं बहुत ज्यादा आशान्वित उससे नहीं। उन्होंने ये कहा है ओके चुनाव आयोग को कि भाई इनको आप 10 दिन के, महुआ मोइत्रा को और एडीआर को कहा कि आप 10 दिन के भीतर आप वहां पे प्रतिवेदन दीजिए, और उनसे कहा कि आप उसका फिर निराकरण कीजिए। क्या इससे पहले एडीआर के लोग इलेक्शन कमीशन में नहीं गए थे? क्या ये इलेक्शन कमीशन की अपनी जिम्मेवारी नहीं थी कि ये इन सब चीजों के आंकड़ों को सार्वजनिक करे? या इससे पहले डिमांड, ये 2019 से ये मांग चली आ रही है, पिछले चुनाव से चली आ रही है, और लगातार इसको टाला जा रहा है। आज भी थोड़े से सख्ती, मामूली सी सख्ती के साथ एक तरह से टाल ही दिया गया है। क्योंकि आप गौर हम्म करें कि 16 अप्रैल को इसके बाद सुनवाई होने वाली है, और 13 मई को जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो रिटायर हो जाएंगे। तो ये टेन्योर भी निकल जाए कहीं ना कहीं इसके, क्योंकि जब 10 दिनों के अंदर अंदर पहले प्रतिवेदन दोबारा दिया जाएगा, तो वो भी कहेंगे ना कि हमको 15 दिन का मौका दीजिए या 1 महीने का मौका दीजिए। तो 10-15 दिन, 1 महीने का मौका चुनाव आयोग ले लेगा, या थोड़ी सी चीजें ठीक हम्म करेगा, कहेगा कि अच्छा और ठीक कर रहे हैं और दे रहे हैं, थोड़ा और मौका दीजिए। तो ये टालने की कार्रवाइयां हो रही हैं। मुझे लगता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इसकी गंभीरता को देखते हुए, इसकी महत्ता को देखते हुए, क्योंकि ये देश के एक एक वोटर के इमोशन से जुड़ा हुआ मसला है, यह देश के लोकतंत्र से जुड़ा हुआ मसला है, यह देश में चल रही सरकार की लेजिटिमेसी से जुड़ा हुआ मसला है, कि जो सरकारें राज्यों में हो, केंद्र में हो, वो लेजिटिमेट है भी कि नहीं, वो ठीक तरीके से चुन के आई हैं कि नहीं। इस पे जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय को और भी प्रोएक्टिव होकर कदम उठाना चाहिए था, मुझे मुझे उसमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आता है। देखिए जी डिस्क्रिपेंसीज क्या हैं। कुछ में तो चुनाव हम्म आयोग ने जो पहले कानून बदले हैं, जो केंद्र सरकार ने कानून बदल दिए, जो उन्होंने जो एडवोकेट प्राचा की डिमांड थी कि हमें सर्टेन चीजें दी जाएं, वीडियो क्लिपिंग्स दिए जाएं हरियाणा के मामले में, और कुछ आंकड़े दिए जाएं, उसमें तुरंत फुरंत जो है वो केंद्र सरकार ने वो कानून ही बदल दिया कि ये चीजें नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती हैं? वो कह रहे हैं कि इससे आम जनता में जो है वो डाटा लीक होगा, और क्या होगा। आज आप देश की सारी इंटरनेट व्यवस्था, सारा डाटा स्टारलिंक को दे रहे हैं, तो डाटा लीक नहीं होगा। और चुनाव आयोग से संबंधित एक वकील मांग रहा है, जो हमारे लिए न्याय करने के लिए वहां लड़ाई लड़ रहा है, तो आप कह रहे हैं डाटा लीक हो जाएगा। फिर आप कहते हैं इतना ज्यादा वीडियोस और उसको डाउनलोड करना, अपलोड करना मुश्किल होगा। आप केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये इतना डाटा अपलोड या डाउनलोड नहीं हो सकता है। ये बेकार की बातें बिल्कुल हैं। कुछ है जो आप जी छुपा रहे हैं। छुपा आप हम्म महाराष्ट्र में भी रहे हैं। वहां पे 5 महीने, 2019 से लेके 2024 के दरमियान 5 साल का जो वक्त है, उसमें मतदाताओं की संख्या में 45 लाख की वृद्धि हुई है। 45 लाख मतदाता जोड़े गए हैं। उसमें थोड़ा बहुत फिगर्स आप ऊपर नीचे देख सकते हैं। ये क्लेम है। लेकिन 5 महीने में, 5 साल में जोड़े गए 45 लाख,
और 5 महीने लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच में 48 लाख मतदाता जुड़ गए। ये 48 लाख कहां से आ गए 5 महीने में, जबकि 5 साल में कुल मिला के 45 लाख होते हैं। कहीं कहीं फिगर वो 32 लाख और 39 लाख दिए जा रहे हैं कि नहीं 5 साल में जी 32 लाख जुड़े और 5 महीने में 39 लाख। तब भी आश्चर्यजनक डाटा है ना कि अगर 5 साल हम्म में 32 लाख जुड़ेगा तो 5 महीने में तो 3,3200 जुड़ना चाहिए। तो इतनी बड़ी जो डिस्क्रिपेंसीज हैं, यह किसी के भी मन में सवाल पैदा करती हैं। और अगर चुनाव आयोग के पास जाते हैं तो वो लटकाए रखता है, भटकाए रखता है, घुमाए रखता है और कहता है हम दे नहीं सकते। सर्वोच्च न्यायालय में जाइए तो वो ये कहता है कि जाइए, उनको हमने कह दिया है, वो देंगे डाटा आपको। इसलिए ये वहां से यहां, यहां से वहां हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि जी अभी कोई ऐसा कंक्रीट फैसला हुआ है जिसमें आम जनता को उनके दिमाग में चुनाव आयोग के प्रति जो शक पैदा हो गया है उसको खत्म करने के लिए कोई स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया हो। आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। वह बार बार वहां पिछले चुनाव से लेके आज भी वो बैलेट पर चुनाव कराने की बात करते हैं। वहां जी अमेरिका का चुनाव 98% जो है वो बैलेट से होता है, क्योंकि जो मशीनों से भी होता है उसके 100% जो पेपर, जो स्लिप निकाले जाते हैं वो मिलान किए जाते हैं। तो हम क्यों नहीं उसको फॉलो कर रहे हैं? हम क्यों नहीं अपने इस महान लोकतंत्र को एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था दे सकते हैं? ये एक ऐसी चीज है जो पार्टी कोई भी जीते, हमें मतलब नहीं है कि बीजेपी जीत रही है कि कांग्रेस जीत रही है। हमें यह मतलब बिल्कुल है कि जनता का दिया हुआ एक एक वोट ईमानदारी से जिसको उसने दिया उसको गया है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने चलिए कम से कम इतना कहा कि चुनाव आयोग उस पर कुछ करे, इसको हम पॉजिटिव मानते हैं। जी बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव कदम ज़रूर है और कम से कम कुछ चीज़ें मूव होती हुई नज़र आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। ये उस तरह की कम से कम ये तस्वीर नज़र नहीं आती है जहाँ पर विपक्ष सवाल पूछता है और उसको एक तरह से धुतकारा जाता है। राजीव कुमार जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल करते थे, वो भी हमारे सामने है। अब कम से कम चीज़ों की सुनवाई हो रही है और चुनाव आयोग उनको मानता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपके पास आना चाहूँगी केपी मलिक जी। हमने मणिपुर की बात की और हमने चुनाव आयोग की भी बात की और फिर उसके बाद ओमकारेश्वर जी के पास फिर से आऊंगी कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ। लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि आखिर नरेंद्र मोदी नागपुर क्यों जा रहे हैं? उन्हें नागपुर की, आरएसएस की, मोहन भागवत की आखिर क्यों याद आ गई? क्या कोई रिटायरमेंट का प्लान वहां पर उनका वो हो रहा है या फिर अपने कार्यकाल को बढ़ाने के लिए वहां पर जा रहे हैं क्योंकि 75 साल के हो जाएंगे? क्या देख रहे हैं आप इसको? इसमें क्या है राज? आखिर ये लोगों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट है। चुनाव आयोग पे जो रविंदर जी बोल के गए हैं और उसके बाद जी ओंकारेश्वर जी ने बोला है, रविंदर जी ने बड़ी आशाएं उसमें जाहिर की हैं और वो बड़े आशावान हैं। और बाद में जैसा कि ओंकारेश्वर जी ने भी कहा कि उनको बहुत ज्यादा आशाएं नहीं है और मुझे बिल्कुल ही आशा नहीं है। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये सिर्फ रस्म अदायगी की है और ये भटकाने वाली बात है। ये जो आप अभी लार्ज स्केल पे देख रहे हैं या बड़े लेवल पे इन चीजों को देख रहे हैं कि किसी व्यक्ति को इधर से उधर घुमाते रहिए, ये तो बहुत पुरानी प्रथा यहाँ है सरकारों की। आप किसी तहसील के दफ्तर में चले जाइए, आप किसी पेंशन के दफ्तर में चले जाइए, जो बड़े अधिकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं वो अपनी पेंशन के लिए किस प्रकार से धक्के सरकारी दफ्तरों में खाते हैं, वो आजकल बड़े लेवल पे आपको दिखाई दे रहा है। कितने दिनों से वकील लगे हुए हैं, कितने दिन, छोटे आदमी नहीं है ये, प्राचा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। महुआ मित्रा कौन है? सांसद हैं। अगर इनका ये हाल है तो आम आदमी का क्या हाल होगा, ये आपको अंदाजा लगाना चाहिए। मैंने कई सारी मिनिस्ट्रियों में कई सारी आरटीआई लगा रखी है तो मुझे लगातार भटकाया जा रहा है कि 1 महीने में जवाब आता है कि हमने आपकी आरटीआई संबंधित विभाग में भेज दी है। ये सूचना मेरे को 29वें दिन दी जाती है और ये लगातार चल रहा है पिछले 1 साल से। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं कि ये क्या है कि जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जी ने निर्वाचन आयोग को कह दिया है कि भाई आप इनको दीजिए और निर्वाचन आयोग तैयार हो गया है। अब निर्वाचन आयोग क्या जवाब देगा, कैसी कैसी सूची बना के देगा, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होंगे और फिर आप या तो कोर्ट की शरण में आएंगे या फिर चुनाव आयोग जाएंगे और लगे रहेंगे इसी में।
तब तक नए इलेक्शन आ जाएंगे। ये नूरा कुश्ती है, हमें इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज होने वाली दिखती नहीं है। अब जो आप सवाल कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई नया मामला नहीं है कि पहले कुछ कह दिया फिर बाद में मुंह की खाई झूठे सिद्ध हो गए, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आपने जो सवाल पूछा है कि नागपुर प्रधानमंत्री मोदी जी जा रहे हैं, इतने सालों में वो नागपुर गए हैं, लेकिन वो संघ मुख्यालय नहीं गए। नागपुर के किसी परियोजना का उद्घाटन करने, बाकी जगहों पे घूमने वो सब चले गए हैं, लेकिन वो संघ प्रमुख के यहाँ कभी नहीं गए। इस बार वो 30 मार्च को जा रहे हैं। और जिस तरह की चर्चाएं हैं और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उनका मानना ये है कि जो 27 सितंबर को वो 75वें साल पूरे कर रहे हैं और उनकी विदाई तय है, उनका रिटायरमेंट तय है, तो वो रिटायरमेंट में कुछ एक्सटेंशन चाहते हैं। और इसके लिए वो जो है वहां, अब इसको गिड़गिड़ाना कहें, घुटने टेकने जा रहे हैं, क्या कहें इसको, वो एक अलग विषय है, लेकिन आखिरकार वो जा रहे हैं। क्योंकि तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे संघ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। पहली बात तो इसी पे संघ बहुत ज्यादा नाराज है, जिस तरह का बयान जेपी नड्डा का 2024 के चुनाव से पहले आया था। उसके बाद आपने देखा था कि उन्होंने हमेशा मोदी सरकार कहा था, इससे कहीं ना कहीं संघ नाराज है। संघ का मानना था कि इसको भाजपा सरकार होना चाहिए। दूसरा जो विषय है संघ की नाराजगी का, कि इन्होंने कहा था कि अब की बार 400 पार, और वो 240 पार भी नहीं हुए। तो संघ कहीं ना कहीं इस तरह की कई सारी चीजों से भारतीय जनता पार्टी, राज्य का जो शीर्ष नेतृत्व है जिसको हम गुजरात लॉबी के नाम से जानते हैं, उससे कहीं ना कहीं बहुत तल्ख और बहुत नाराज है। उसी कड़ी में आप देखते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए जो नूरा कुश्ती चल रही है, और ये अपना कोई रबर स्टैंप फिर से बिठाना चाहते हैं जो इनके इशारों पे काम करे, संघ उसमें कोई समझौता करने को तैयार नहीं है और इनकी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। इसलिए जितने भी ये नाम देते हैं संघ रिजेक्ट कर देता है। संघ की तरफ से 2 नाम दिए गए थे, जिसमें वसुंधरा राजे और संजय जोशी का दिया था, जिसपे इनकी हवा निकल गई थी। अब इन्होंने फिर तमाम नाम दिए और कोई सहमति नहीं बनी। अब फिर एक नया नाम आ गया है कि उससे भी बड़ा नाम, उन्होंने कहा कि अगर तुम ये दोनों नहीं मानते हैं तो तीसरा हम योगी का नाम दे देते हैं। तो उससे तो बहुत भयंकर हो गया है अभी, क्योंकि संघ जो है अब कहीं भी कोई समझौता करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और संघ ने बहुत सख्त रुख इख्तियार कर लिया है। इस तरह की हमारी सूचना है। कहीं ना कहीं अब ये उस चीज को थोड़ा सा सॉफ्ट करना चाहते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पिछले दिनों इन्होंने, अच्छा दूसरी बात यह है कि इंडिया में किसी पत्रकार से बात करने के लिए इनके पास 3 मिनट नहीं है, लेकिन एक विदेशी जो पत्रकार भी नहीं है और वो ब्रॉडकास्ट पे आता है, 3 घंटे तक उसके साथ ये गपशप करते हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि वो जो गपशप कर रहे हैं जनाब, उनको हिंदी नहीं आती, और जो लैंग्वेज उनको आती वो हमारे प्रधानमंत्री जी को नहीं आती। उसके बावजूद आप 3 घंटे का इंटरव्यू देते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत हैरानी की बात है। तो इसलिए इस तरह की बात उस ब्रॉडकास्ट में संघ की जिस तरह से तारीफ की गई है, वो जताता है कि मोदी जी संघ के साथ अपने रिश्ते सहज करना चाहते हैं, रिश्ते अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन वो रिश्ते हो नहीं रहे हैं। तो क्या होगा 30 मार्च को, ये तो खैर हमें 30 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लेकिन संभावना जी। ये है कि संघ अब अपनी सारी बातें मनवाने के लिए अड़ा हुआ है और संघ की सहमति से ही कई चीजें होंगी। और अगले 20 से 25 दिन में आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में, सरकार में कई सारे बदलाव दिखेंगे जो आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, महत्वपूर्ण बात आपने कही है। ओमकारेश्वर जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि नागपुर में जो कुछ हो रहा है उसको जाहिर सी बात है जो मुद्दों से भटकाने की जो पूरी सियासत है उसके नजरिए से तो देखा ही जा रहा है कि गड़े मुर्दे आप उखाड़ रहे हैं, जिंदों की आपको फिक्र नहीं है और मुर्दों पर आप सियासत कर रहे हैं। 318 साल पहले जो शख्स कब्र में दफन हो गया, उसकी कब्र को उखाड़ कर आप आखिर, अगर दूसरी जबान में कहें, क्या उखाड़ लेंगे आप? एक तरह की ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। सवाल इसलिए ये है कि क्या अंदर खाने जो टसल चल रही है महाराष्ट्र में और जो नेशनल लेवल पे जो टसल चल रही है, क्या उसका भी एक हिस्सा आप देख रहे हैं इसको? क्योंकि नागपुर का ही गृह क्षेत्र है देवेंद्र फडणवीस का, और उसके साथ साथ नितिन गडकरी वहां से सांसद हैं। उनको ये कहा जाता है कि मुसलमान भी उनको वोट देते हैं। उनकी एक छवि थोड़े माइल्डर नेता के तौर पर जाने जाते हैं, जैसे दूसरे फायर ब्रांड नेता हैं। तो क्या एक तरह की नूरा कुश्ती देखने के लिए मिल रही है कि मोदी के बाद
आखिर कौन? और देवेंद्र फडणवीस अपने पूरे पैर जमाते हुए नजर आ रहे हैं और उसके लिए उनको हिंदू हृदय सम्राट भी अपने आप को दिखाना होगा। योगी जी भी इसी रेस में है। इस सब को भी आप कैसे देख रहे हैं? ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है जो अमेरिका में हमने भारी बेइज्जती उठाई है, ग्लोबल बेइज्जती उठाई है। हमारा जो अंतरराष्ट्रीय डंका फट गया है बुरी तरह से, उससे लोगों का ध्यान बटाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि भाई ये तो ग्लोबल अंतरराष्ट्रीय विषय है, मेरी जो एक्सपर्टीज है वो तो हिंदू मुसलमान करने में आई है। चलो अब उस पे आते हैं ना, उस पे देख लेते हैं हमारा जो हम देखो आपको जीत के दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं। हमने तो गुजरात में जीत के दिखाया था, अब यहां भी जीत के दिखाएंगे। हिंदू मुसलमान करो, फिर देखो मेरी ताकत कि मेरा 56 इंच का सीना है कि नहीं। ये कमाल है। आप वहां जाते हैं ओवल हाउस में, एक तो आप बिना बिना बुलाए बिना वजह खामखा जाते हैं। किसने कहा था आपको जाने के लिए वहां पर? आपका कौन सा ऐसा इंटरेस्ट और कौन सा ऐसा वो फंसा हुआ है कि जिसकी वजह से गए? जब पहले के जो हमारे प्रधानमंत्री थे, वो तो 71 के बाद तो इंदिरा गांधी ने अमेरिकन प्रेसिडेंट का फोन लेने से मना कर दिया था। 4 बार वो फोन करते हुए उनका बात नहीं करेंगे, हमें बात नहीं करनी है। ये तेवर होता था भारत के नेताओं का कि किस तरह से उनसे बात करनी है, वहां जाना है, क्या बात करनी है। एक तो पढ़े लिखे लोग थे, तो हिंदी के अलावा अंग्रेजी में भी उसी तरह एक्सटेम्पोर जवाब भी देते थे, इसीलिए उनको वो इज्जत भी मिलती थी। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से निकलता है कि दिस इज ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस, दिस इज ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस। ये मुंह से निकलता है, आपके सामने निकलता है। क्यों निकलता है? क्योंकि सवाल आपसे पूछा गया है, जवाब उसको देना पड़ रहा है, तो जवाब देने से पहले ही सेज कि इट्स ए ग्रॉस इनकॉम्पिटेंस। हमारे देश के प्रधानमंत्री को सुपर पावर अमेरिका इस तरह के स्टेटमेंट दे रहा है आपके सामने वो अडानी के सवाल उठवा रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं, बड़े देश के लोग मिलते हैं तो ये बातें नहीं होती हैं, नहीं करते हैं। कमाल की बात है, औरतों के स्टाइल में आप उसमें जवाब दे रहे हैं और कहते हैं ये व्यक्तिगत मसला है। कौन सा व्यक्तिगत मसला है? वहां से नोटिस इशू हुआ है, जिस नोटिस को आपने अब जाके गुजरात को भेजा है कि इसको अडानी को सर्व कर दीजिए, और फिर आप कहते हैं कि ये व्यक्तिगत मसला है। इतने बड़े मसले को आप व्यक्तिगत बताते हैं। वहां से भारतीय लोगों को, चाहे वो अवैध प्रवासी हों, उनको हथकड़ियों में बेड़ियों में डाल के भेजा जाता है। पिछले 70 साल में ऐसा हुआ क्या कभी? और आप कहते हैं ये व्यक्तिगत मसला है। फिर आप कहते हैं कि नहीं नहीं, ये लोग तो इलीगल गए थे, तो इलीगल। अरे भाई, नेपाल वाले भी इलीगल गए थे, नौकरी के लिए गए हैं। नेपाल वालों को तो उन्होंने ऐसे नहीं भेजा हथकड़ियों बेड़ियों में डाल के। एक छोटा सा देश है। वेनेजुएला ने तो अमेरिकन प्लेन को उतरने से मना कर दिया कि हम ऐसे प्लेन को उतरने नहीं देंगे, हम प्लेन भेजेंगे, हमारे प्लेन में भेजो। तो काहे की आपकी दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप से, जिनको आप डोलान भाई करते हैं? कमाल है। तो जो अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हुई है, उससे ध्यान भटकाना है, तो हमारे पास सबसे इजीएस्ट नुस्खा क्या है? हिंदू मुसलमान करो, कहीं पे मस्जिद उखाड़ो, कहीं पे तिरपाल डालो, कहीं पे कब्र उखाड़ो। औरंगजेब की कब्र उखाड़ने के लिए जो लोग चले हैं, वो बताएं कि क्या औरंगजेब के बाद कितनी सारी सरकारें आई, कितने सारे शासनकाल आए? क्या उनके खानदान के लोगों ने भी, शिवाजी के खानदान के लोगों ने भी, जिन्होंने शासन में जो रहे, क्या उन लोगों ने उन कब्रों को उखाड़ा या उनके परिवारों के नाम पे मस्जिदें बनवाई? तो आप क्या कर रहे हैं? और अगर आप रोक नहीं, आप सोचते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो जनता में हुए और लोग हैं ऐसे, तो आप सत्ता में किस लिए बैठे हैं? आप इसको रोक सकते हैं ना। आप रोक क्यों नहीं पा रहे हैं? जिस दिन तिरपाल आपने संभल में मस्जिदों पे डाला, आपने ये नहीं सोचा कि भारतीय सभ्यता संस्कृति जो हजारों साल पुरानी है, जो वेदों से चली आ रही है, जो पुराणों से चली आ रही है, उसको लेकर हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमारी यही उदार संस्कृति है जो तिरपाल डालने को बाध्य करती है, और हम बड़े शान से उसको डालते हैं, और हम हिंदू हृदय सम्राट बनने चले हैं कि अपने केसेस खुद ही माफ कर लेते हैं कोर्ट में। ये जो सिचुएशन है, इससे दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए आप बेरोजगारी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। आपने 1 करोड़ जो अनाउंस किया था पिछले बजट में, वो भी राहुल गांधी के देखा देखी उसकी नकल करके उस इंटर्नशिप को कि 5,000 रुपए का इंटर्नशिप देंगे।
कितना हुआ है? इतने महीनों में 2-4 लाख मुश्किल से आपने 1 करोड़ का टारगेट रखा है। क्या रिस्पॉन्स है उसका? जीडीपी आपका कहां जा रहा है? देश पे कर्ज आपका कितना बढ़ गया है? किसानों के जो आय बढ़नी तो छोड़िए, घट गई है। मैं आपको आंकड़े रखूंगा कि किसानों को इस सरकार से कितना नुकसान हो गया, उनकी आमदनी को कितना नुकसान हुआ। जी। वो आप इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहे हैं, आप कभी डिमोनेटाइजेशन करते हैं, कभी जीएसटी लगाते हैं। 10-10 बैंकों का मर्जर भारत को क्यों करना पड़ा है? अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, जिस आरबीआई के जो चेस्ट को 1971 के 65 के युद्ध में भी नहीं खोला गया, उस चेस्ट को खोल के आपको पैसे वहां से क्यों लेने पड़े? कैसी अच्छी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था चला रहे हैं आप कि रुपए की कीमत आज कहां पहुंच गई है? आप ही कहते थे ना कि रुपए का मूल्य गिरता है तो प्रधानमंत्री का कद गिरता है, देश का कद गिरता है और पता नहीं क्या क्या गिरता है। अब तो कुछ नहीं गिर रहा है और आप बड़े निश्चिंत हैं। आप चले जा रहे हैं कभी किसी वनटारा वन्य जीव को देखने के लिए, शेरों को शीशे के पीछे से सहलाने के लिए। शेरों को सहलाना है तो सामने जाके सहलाइए उसको, शीशे के पीछे से क्यों सहला रहे हैं? और वहां जा रहे हैं आप अंबानी के बेटे से, अंबानी के परिवार से मिल रहे हैं और 4 दिन बाद जो पता चल रहा है कि अंबानी जो है जियो नेटवर्क जो है स्टारलिंक हम देने जा रहे हैं। स्टारलिंक का फैसला इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे घातक फैसला साबित होगा, मैं ये बता रहा हूं। किसी देश की व्यवस्था, उसकी संचार व्यवस्था अगर उसके कब्जे में नहीं रहती है, उसके कंट्रोल में नहीं रहती है, आज उसी के लिए आप तमाम बिल लाते हैं, डिजिटल बिल, ये बिल, वो बिल, ताकि आम जनता पे तो हम अंकुश लगा सकें, उसके डाटा पे तो नजर रख सकें, लेकिन विदेश को हम सारा डाटा दे देंगे, इसके लिए आपकी कोई चिंता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है 2G फैसले के बाद कि आगे जब भी इस तरह के स्पेक्ट्रम की नीलामी हो या इसको दिया जाए, उसमें प्रॉपर प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाए। और प्रॉपर प्रोसेस तो छोड़ दीजिए, आपने तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसको देने का फैसला कर लिया और इसके राइट्स बना लिए हैं कि हम सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से देखेंगे। पहले के जो टेलीकॉम सेक्रेटरी थे EAS शर्मा, उनका लेटर पढ़िए, वो क्या लिखते हैं उसके बारे में। तो आप इनसे ध्यान भटकाना है तो हम औरंगजेब नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे लाल किला पहले तोड़ दो यार, आपके ईगो को सेटिस्फैक्शन हो जाए तो। लाल किला तोड़ो ना, जहां से आप चढ़ के भाषण देते हैं। वो भी तो पहले उसको ताजमहल को गिराइए बुलडोजर से। कमाल की बात है भाई, रोज कभी ये सड़क बदल देंगे, ये नाम, गाय, गंगा और गीता की बात करने वाले लोगों को गीता तो नहीं समझ में आ रहा है, गंगा की सफाई नहीं कर पा रहे, लेकिन गाय का गोबर दिमाग में जरूर भर गया है। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है। जो विलो चिप है, गूगल का नया विलो चिप, 5 मिनट के अंदर वो इतने आंकड़ों को वो करके प्रोसेस करके देगा जिसको आज का सुपर कंप्यूटर उन आंकड़ों को प्रोसेस करने में उसको 7 सेप्टिलियन ईयर्स लगेंगे। इस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ रही है। आज ग्रोक ने दिखा दिया है ना, ट्विटर पे ग्रोक क्या जवाब दे रहा है, किस किस तरह की चीजें, सच्चाइयां आपके सामने रख रहा है। आज देश का बच्चा बच्चा, उसको जिसके हाथ में कंप्यूटर है, वो ग्रोक को जानने लगा है। वो ग्रोक के माध्यम से आपके झूठ को खुद ही एक्सपोज कर ले रहा है कि सच क्या है। और आप जो है कब्र उखाड़ने की बात कर रहे हैं, आप मस्जिद पर तिरपाल डालने की बात कर रहे हैं, और आपको बड़ा आपके अंदर हिंदुत्व जग उठा है। हिंदू की ये सभ्यता नहीं है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को जानते हैं, हम अपने राम को जानते हैं, अपनी दुर्गा को जानते हैं। आपसे सर्टिफिकेट लेके हम उसकी पूजा नहीं करने वाले हैं, और ना ही आपके सर्टिफिकेट देने से हम हिंदू हो जाएंगे और गैर हिंदू हो जाएंगे। तो इस देश में लोगों को भटकाइए मत, अभी भी वक्त है। इस समय आपकी सरकार का टेन्योर कम रह गया है। आप अगर जुबान के पक्के हैं तो 75 साल में आपको रिटायर होना चाहिए। अगर आप सचमुच में नहीं है तो जो पूरी दुनिया समझ रही है कि आप हर चीज में झूठ बोलते आ रहे हैं, इसमें भी आप एक नया झूठ खड़ा कर देंगे। कहेंगे साहब देश की जनता चाहती है कि मुझे और आगे काम करना दिया जाए। तो इसी को भटकाने के लिए आप संभल हो, नागपुर हो, चाहे कोई और मसला हो, औरंगजेब याद आ रहे हैं। क्योंकि नेहरू को तो पीट पीट के इन्होंने देख लिया कि जहां जहां जाते हैं
अफ्रीका चले गए थे, गांधी की बात कर रहे थे, अफ्रीकन लीडर्स इनके सामने खड़े होकर गांधी की तारीफ कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि साहब गांधी को तो उस फिल्म से पहले कोई नहीं जानता था। भाई साहब आपको कौन जानता था? आपको क्या पता है कि टाइम मैगजीन में 1932 में कई बार गांधी कवर पे आ चुके हैं और पूरा वर्ल्ड उनको जानता है। वर्ल्ड के कितने यूनिवर्सिटीज में उनके नाम से चेयर हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। आपको बिल्कुल। आप गांधी को समझ कहां पाएंगे? बहरहाल ये जो स्थितियां हैं, मुझे लगता है कि जो मलिक जी ने कहा, अगर संघ ने वाकई ये स्टैंड लिया है, मुझे तो कई बार ये भी होता है कि संघ भी कहीं इनके दबाव प्रभाव या कहीं उस पे तो नहीं है कि चूंकि उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उन्होंने बनवा दी, एक से एक शानदार, उनको काफी डोनेशन दे दिए हैं, तो लगता है कि संघ के नेता भी चुप ही हैं कि चलो भाई सरकार तो अपनी है ना, चाहे मोदी जी रहें चाहे कोई और रहे। लेकिन अगर ये स्थिति नहीं है, अगर चूंकि जो अध्यक्ष पद का फैसला होगा भारतीय जनता पार्टी का, यह तय करेगा कि आगे के दिन कैसे चलने वाले हैं। जी बुशरा। जी, बिल्कुल। और बहुत महत्वपूर्ण आपने बात कही, एक तरह से कलई खोल के पूरी सरकार की आपने यहाँ पर रख दी है और यही तमाम चीज़ें हैं जिनको ढकाने छिपाने के लिए ही मस्जिदों को ढका जा रहा है और औरंगज़ेब की कब्र को उखाड़ने की बात कही जा रही है। ज़हर उगला जा रहा है और देश में ज़हर फैलाया जा रहा है। जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि केरोसिन जो है वो पूरे देश में छिड़क दिया गया है, आग लगाने की देर है और वो जगह-जगह हमें अब देखने के लिए मिल रहा है। मलिक जी, आप कैसे देखते हैं इस सब को? क्या आपको लग रहा है कि पार्टी के अंदर भी कौन कितना बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है उसको लेकर भी रेस लगी हुई है और यही वजह है कि जो देवेंद्र फडणवीस इससे पहले मुख्यमंत्री रहे लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमने उन्हें नहीं देखा। वो सरकार जो मेजॉरिटी से बनी हुई है, जिसके बाद पास प्रचंड बहुमत है, अभी अभी सरकार बनी है, आखिर फिर उसको ये सब कुछ करके वो हासिल क्या करना चाह रही है? क्या नितेश राणे जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? देखिए बुशरा जी, अगर आप देखें भारतीय जनता पार्टी में हिंदुत्व का चेहरा बनने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। उसमें 2002 का आपको मोदी जी का चेहरा देखना होगा, उसके बाद आपको योगी जी का चेहरा देखना होगा, उसी के पद चिन्हों पे अभी फडणवीस चल रहे हैं, वो भी अपना हिंदुत्व का बड़ा चेहरा बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात अभी ओंकारेश्वर जी ने ये कही है, जो हम सोच ही रहे थे कि ये जो नागपुर जा रहे हैं 30 तारीख को, इतनी आसानी से तो ये कुर्सी छोड़ने वाले नहीं है, ये तो सब जानते हैं, हम और आप भी जानते हैं। तो ये जरूर ये फॉर्मूला वहां सेट करेंगे कि भाई जनता चाह रही है कि हम अपना कम से कम ये वाला टर्न पूरा करें और ये किसी तरह संघ को दबाव में लेने की कोशिश करेंगे। संघ भले ही कितनी सारी चीजें कहे, लेकिन हम इस बात से नहीं अलग कर सकते हो संघ को कि संघ को भी अपार फायदा तो इस रिजीम में हुआ है। तमाम उनके संघ के कार्यालय पूरे भारत में, हर तहसील में, हर डिस्ट्रिक्ट में उनके दफ्तर बने हैं, उनके ऑफिसेज बने हैं। संघ के जो कार्यकर्ता और उनके प्रचारक जो हैं, उनको साइकिलों से और बसों से उठा के 5 स्टार होटल दिए गए हैं, उनको हवाई यात्राएं करवाई गई हैं और आप देखेंगे कि भव्य कितना शानदार ऑफिस झंडे वाला में पिछले दिनों आपने देखा। तो ये सारी चीजें, और इसके अलावा सरकार हो चाहे सरकार के बाहर हो, जो एजेंडा आरएसएस का था, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में, वो एजेंडा लागू भी मोदी ने किया है। तो आरएसएस भी एक मुश्त इनके खिलाफ खड़ी है, ऐसा नहीं है। आरएसएस में भी एक बड़ा तबका इनके पक्ष में है जो इनके नारे लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी की ये भी एक दबाव बनाने की रणनीति है कि संघ चालक के ऊपर ये दबाव बनाया जाए और संघ के अंदर से ही ये दबाव आए कि संघ चालक मोहन भागवत भी 75वें वर्ष में है। तो ये पॉलिसी अगर भारतीय जनता पार्टी में लागू होती है 75 साल की, तो संघ में भी होनी चाहिए। अगर उधर हो रही है तो इधर भी होने चाहिए। तो इस तरह से भी ये भड़का सकते हैं और फिर आपस में एक समझौता ये हो जाए कि भाई आप अपने आप को एक्सटेंशन दे लीजिए, हम अपने आप को दे लेते हैं और दोनों की सहमति होगी और चलिए लीजिए राम का नाम। ये भी संभावना हो सकती है, क्योंकि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि संघ कभी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाए। संघ ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी की जगह कोई दूसरा नेता आए, उनकी पसंद का नेता आए, अध्यक्ष उनकी पसंद का आए, लेकिन सत्ता से बाहर भाजपा हो जाए, ये कैसे संघ चाह सकता है? और क्यों चाहेगा संघ? संघ ने भी तो ताकत लगाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए और अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए। तो बात यहां आती है कि संघ भी ये चाहेगा कि मोदी से पीछा छूटे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेदस्तूर जारी रहे, इसको बनाने के लिए कोई इस तरह का एक सॉफ्ट चेहरा लाया जा सकता है, चाहे वो राजनाथ का चेहरा हो, चाहे वो शिवराज का चेहरा हो, चाहे कोई दूसरा अन्य व्यक्ति हो, इस तरह के चेहरे को भी सामने लाया जा सकता है अगर मोदी जी हटते हैं तो। लेकिन इतनी आसानी से मोदी हटेंगे, इस पे मुझे तो बहुत बड़ा संशय है। जी जी, बिल्कुल। और हम सबको है कि इतनी आसानी से तो बिल्कुल नहीं हटेंगे, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक फ़ॉर्मूला ये सेट किया गया है कि आरएसएस अब चाहता है कोई यंग, डायनामिक, इंग्लिश स्पीकिंग कोई चेहरा होना चाहिए। क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे, वहाँ पर 2-2 ट्रांसलेटर्स थे उनके साथ, और जब उनको अडानी को लेकर सवाल पूछा गया तब वो किस तरह से हड़बड़ाए। उसके अलावा जब उनसे एक और सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने उन्हें रोका कि सवाल तो उनसे पूछा गया है, लेकिन जवाब मैं देना चाहूंगा इसका, क्योंकि उनको सवाल जो है उस तरह से समझ में नहीं आया। इसके अलावा भी हमने देखा है अलग अलग मौकों पे जब विदेश की धरती पे वो जाते हैं तो किस तरह से वो अटपटे तरीके से बात करते हुए या मिलते हुए नजर आते हैं। वो सब कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज में पता चलता है, और ये बताता है कि अब संघ ये चाहता है कि कोई इस तरह का कोई चेहरा हो। तो क्या इसमें संघ को कामयाबी हासिल हो पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और 30 तारीख को क्या होता है, उसके बाद क्या रूपरेखा लिखी जाती है, वो भी अहम सवाल। और आगे इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त की कमी है। ओमकारेश्वर जी बहुत शुक्रिया आपका, मलिक जी आपका भी बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। नमस्कार।